नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत 5 करंट अफेयर के टॉपिक्स हम देखते हैं जिनको हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया होता है। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है गुलाबी बलुआ पत्थर, ये देखिए आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक न्यूज़ आई थी कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने पिंक जो आपका सैंडस्टोन है उसकी माइनिंग को हरी झंडी दिखा दी है ताकि इसको अयोध्या टेम्पल में यूज़ किया जा सके। तो आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक देखिए न्यूज़ में आया। अब आपसे ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा कि भैया राम मंदिर में बलुआ पत्थर मिला है या यूज़ कर रहे हैं तो किसने इसकी परमिशन दी है ना? डेट विल नॉट बी आस्क्ड। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। जनरली जब वो स्थापत्य कला से, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं तो दो तरह के प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। पहला कि वो जो स्थापत्य कला का जो भी फीचर है, जैसे कोई मोन्यूमेंट है, कोई टेम्पल है या कोई स्तूपा है, तो उसके किस तरह के फीचर है, किस तरह की आर्ट, किस तरह की नक्काशी उसमें यूज़ हुई है, कौन सा आप कह सकते हैं टाइप ऑफ आर्ट जो है उसमें यूज़ हुआ है, जैसे गांधार कला अगर यूज़ हुआ है या फिर अमरावती कला यूज़ हुआ है, तो वो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है किस तरह की सामग्री, उसमें भी खासकर जो बेसिक एक होता है पत्थर, वो किस तरह का यूज़ हुआ है। जैसे अमरावती में सफ़ेद संगमरमर की बहुतायत आपको देखने को मिलेगी। मुगल काल की अगर बात करें तो पहले आपको बलुआ पत्थर का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा और ताजमहल में आपको संगमरमर का यूज़ देखने को मिलता है, मार्बल का, राइट। तो इस तरह के प्रश्न वो पूछते हैं। तो जब भी आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य से संबंधित आप कुछ भी पढ़े तो दो चीज़ों पर फोकस दीजिए, क्योंकि भाई प्रश्न तो यहीं से आएगा तो पढ़ना चाहिए वही। पहला तो ये कि उसके फीचर्स क्या क्या है, उसकी क्या विशेषताएं है, और उसका दूसरों से कंपैरिजन कीजिए कि अगर अमरावती में अगर सफ़ेद मार्बल यूज़ होता है तो चुनार का बलुआ पत्थर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, जो कि रेड कलर का भी हो सकता है, राइट, जो पिंक कलर का भी हो सकता है, ठीक बात है। दूसरा आपने ये जानना है कि उसमें जो सामग्री यूज़ हुई है उसको कहाँ से लेकर आया गया था, क्या किसी पर्टिकुलर रीजन की वो विशेषता है, क्या उसको जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर सिर्फ फोकस के साथ और फिल्टर करते हुए कि वही चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान दें, उन्हीं का बार बार रिवीजन करें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। पढ़ाई तो देखिए कुछ भी हो सकती है, जो भी मैं आपको पढ़ा दूँ आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है मैं आपको वो पढ़ाऊँ जो यूपीएससी के काम का है, और आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप वो पढ़ें जो आपके पेपर में पूछा जाता है। सही बात है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि अगर स्थापत्य कला से प्रश्न आते हैं तो किस तरह के आते हैं, राइट। अब देखिए क्या बताया गया, सैंडस्टोन या फिर बलुआ पत्थर या फिर बालूकाष्म पत्थर, ये होता क्या है, इसकी संरचना किस तरह की होती है। सैंडस्टोन दो शब्दों से ही मिलकर बना है। सैंड मतलब रेत, स्टोन मतलब पत्थर, यानी कि रेत, बालू के जो कण हैं उन पर जब दबाव पड़ता है कोई भी प्राकृतिक तरीके से, जब प्रेशर जैसी प्रोसेस उन पर होती है तो एक दृढ़ शिला में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो वो जो दृढ़ शिला बनी है बालूका के कणों से, वही आपका सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। या तो प्रेशर पड़ के जम के बना है या कोई ऐसा योजक पदार्थ नेचर में था जिसकी वजह से वो बालू का कण आपस में जुड़ गए हैं। बात यह है कि बालू के कणों से मिलकर इसकी संरचना बनती है, ठीक बात है। फिर देखिए बालू के समान इसकी रचना भी जो होती है उसमें विभिन्न पदार्थ मिले हुए हो सकते हैं। भाई जिस तरह का रेत होगा, जिस तरह का आप कह सकते हैं कच्चा माल होगा, उसी तरह का आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। अब देखिए जिस शिला में बालू के बड़े बड़े दाने मिलते हैं तो उसको जो है मिश्र पिंडाश्म कहते हैं। दिस इज अ वेरी आप कह सकते हैं बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ सैंडस्टोन। जहाँ पर देखिए छोटे छोटे दाने होते हैं उनको मणिमय शेल या फिर बालूमय शेल कहते हैं, राइट। टू टाइप्स ऑफ द सैंडस्टोन। अब देखिए जो विंध्य पर्वतमाला है, ठीक है, और जो आपके गंगा के मैदान हैं, तो यहाँ पर विशिष्ट प्राकृतिक संरचना क्योंकि है और मिट्टी और पत्थर में विशेष गुणवत्ता एक है, तो बलुआ पत्थर की अपनी एक विशेष पहचान है। यानी कि जो गंगा के मैदान है और विंध्य पर्वतमाला है, यहाँ पे जो सैंडस्टोन मिलता है उसकी एक अलग ही पहचान है। उसमें एक आप कह सकते हैं वहाँ के स्पेसिफिक जोग्राफिक आप कह सकते हैं फीचर्स की वजह से अलग ही तरह की एक विशेषता उसमें मिलती है, ठीक बात है। देखिए अलग अलग खनिज अशुद्धियाँ हो सकती है, मैंने आपको बताया जैसे रेत होगी वैसा आपका बलुआ पत्थर बनकर आएगा। तो जिस तरह की अशुद्धियाँ रेत में
हैं उन अशुद्धियों की वजह से जो बलुआ पत्थर होता है उसका कलर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे ये भूरा, पीला, लाल, सफ़ेद, काला, गुलाबी इस कलर में आपको मिल सकता है। राइट, चलिए ये आप देखिए, ये जो पूरा का पूरा एक बना हुआ है जातक कथाओं की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई गई है, ये पिंक स्टोन, पिंक सैंड स्टोन पर ही हुई है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर को तो पिंक सिटी कहा ही जाता है। ठीक है, गुलाबी जो पत्थर उसका यूज करके वहाँ पे तो इतने शानदार आप कह सकते हैं निर्माण हुए हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत एक फोटो है, ये भी आप कलर वाइज देख सकते हैं कि हमारा जो है गुलाबी बलुआ पत्थर से ही बना है। तो पिक्चर के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो दिमाग में छप जाएगा। अभी मैं जितनी भी इमारतों के, जितने भी मॉन्यूमेंट्स के नाम बोलने वाली हूँ कि उनमें बलुआ पत्थर गुलाबी वाले का यूज हुआ है, उनकी आपने जाके पिक्चर देखनी है, उनको याद करना है। राइट, तो देखिए संसद का भवन, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर और बुलंद दरवाजा, ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। एक पत्थर मिलता है बंसी पहाड़पुर वाला, एक मिर्जापुर वाला है। तो बंसी पहाड़पुर में पाया जाने वाला जो गुलाबी पत्थर है उसकी अपनी विशेषता है कि बहुत टिकाऊ होता है और इसमें एक सुंदर चमक होती है। और बहुत बढ़िया बात है, जितना इसको धोते हैं, जितनी ज़्यादा बार बारिश होती है, बारिश के पानी में भीगता है, उतना ही इसकी जो है ये चमक बढ़ती जाती है। वहीं अगर मिर्ज़ापुर वाले की बात की जाए तो इसकी विशेषता ये है कि जितना ये पुराना होता जाएगा उतना चमकता जाएगा। राइट, और पानी के अंदर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहने पर भी ये खराब नहीं होता। मॉनसून वगैरह के टाइम पे जब सबमर्ज हो जाता है ये पानी के अंदर तो जनरली चीज़ें खराब हो जाती हैं, बट मिर्ज़ापुर वाला जो पत्थर है वो खराब नहीं होता। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है उसमें मिर्जापुर के गुलाबी पत्थर का यूज किया गया है। ठीक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सारनाथ का जो मुख्य वाला बौद्ध मंदिर है, थाई मंदिर में भी जो कांधार शैली की 80 फीट ऊंची, इस शैली में दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, सारनाथ का जो वियतनामी मंदिर में 17 फीट की पद्मासन की जो मूर्ति है, और सारनाथ म्यूजियम के साथ मथुरा और वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में जो हजारों बौद्ध प्रतिमाएं हैं, कलाकृतियां हैं, ठीक है, उस सब के निर्माण में यहाँ के बलुआ पत्थर का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नालंदा बिहार के राजगीर में जो बुद्ध की बहुत ऊंची एक प्रतिमा है, उसमें चुनार जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के गुलाबी पत्थर का उपयोग जो है किया गया है। राइट, अब देखिए मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र की खदानों से जो निकलता है बलुआ पत्थर, उसको जीआई टैग का तमगा भी प्राप्त है। भौगोलिक संकेतक चुनार के बलुआ पत्थर को मिला हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर बुंदेलखंड के स्थापत्य की बात करें तो वहां पर जो पन्ना की खदान है वहां से जो गुलाबी पत्थर मिलता है या जो मटमैला ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर मिलता है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए ताकि आपको पता चल जाए एक मोटे मोटे तौर पर कहाँ कहाँ किस प्रकार की चीज़ों का यूज़ हुआ है। आपने अपनी जो आर्ट एंड कल्चर की पढ़ाई करनी है वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करनी है। राइट, तो चलिए यहाँ तक ये हुआ। अब इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे गुलाबी बलुआ पत्थर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गुलाबी रंग खनिज अशुद्धियों के कारण होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो पत्थर का अलग अलग कलर होता है वो उसकी अशुद्धियों की वजह से होता है, तो ये भी ठीक है भाई। फिर ये कह रहे काशी विश्वनाथ मंदिर में इसका उपयोग किया गया है। हमने अभी पढ़ा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है उसमें इसका यूज किया गया है। ठीक है, यह केवल राजस्थान में पाया जाता है। अब देखिए हमने जस्ट पढ़ा कि जो हमारा एक यूपी वाला पत्थर है मिर्जापुर वाला, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ पढ़ा है ये देख लेते हैं। ये भी पढ़ा है ना कि मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र की माइन से निकलने वाले बलुआ पत्थर को एक जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये सिर्फ राजस्थान में तो नहीं मिलता, कहीं और भी मिलता है। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन से कथन सही है, पहला और दूसरा सही है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछता है, इन्हीं को थोड़ा सा और डिफिकल्ट वो बना देते हैं, लेकिन जो प्रश्नों का पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि किस पत्थर का यूज कहाँ हुआ है, वो कहाँ मिलता है, ठीक है, उसके कलर वगैरह किस रीजन से हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आजकल देखिए DRDO की तरफ से काफ़ी सारी मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, सिलेबस आपका अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने पृथ्वी मिसाइल के बारे में पढ़ा था, आज जो है ये है VLSRSAM, ठीक है। तो VLSRSAM का जो है अभी क्या हुआ है, सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया गया है। तो स्वदेशी रूप से विकसित है ये मिसाइल, पहली बात जहाज जनित हथियार प्रणाली है, ठीक है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम है। क्या है? वर्टिकल लॉन्ग रेंज, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि धरती से हवा तक इसकी जो है मार होती है, राइट। चलिए, इसका जो निर्माण किया है तो देखिए, परीक्षण जो फिलहाल किया है तो वो हमारी भारतीय नौसेना और जो DRDO है उन्होंने मिलकर उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया है। अब इसकी दूरी क्या है तो देखिए 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो हवाई लक्ष्य होती है उस पर हमला करने में सक्षम है। अब ये हवाई लक्ष्य, एक बात बताइए, जो चीज़ पृथ्वी से ऊपर टारगेट करती हो तो वो हवाई लक्ष्य को ही मारेगी भाई, वो कुछ और तो करेगी नहीं। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना कॉमन सेंस से भी पता चल जाती हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है भाई, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन किया गया है ये देखिए अस्त्र मिसाइल पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका जो डिज़ाइन है वो किसी दूसरे मिसाइल पर बेस है, ये पता होना चाहिए। और अस्त्र मिसाइल क्या है? एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये जो मिसाइल है ये सी स्कीमिंग ट्रैकिंग से लेस्ट टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। बहुत मुश्किल वर्ड बोलने हैं, मैंने भी 2-3, लेकिन उनको आसान करके समझेंगे। अब ये सी स्कीमिंग ट्रैकिंग करके क्या है समझते हैं। देखिए, ये जो सी स्कीमिंग है इसका बेसिकली जो इस्तेमाल होता है वो कहीं जो एंटी शिप मिसाइल और जो लड़ाकू विमान होते हैं उनमें होता है, जिससे जो युद्धपोत वगैरह हैं, देखिए एंटी शिप मिसाइल यानी कि शिप्स को ख़त्म करने वाली मिसाइल, उनमें इनका यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे आपके युद्धपोत हैं, जो आपके बहुत सारे जहाज हैं जो नीचे हैं, उनमें जो रडार लगी हुई है उनकी इंफ्रारेड की पकड़ से ये बच जाते हैं। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनको नीचे वाले पानी में जो जहाज वगैरह उनसे तो बचा लेती है, लेकिन ये जो है उन पर टारगेट कर लेते हैं। इसके लिए समुद्र की सतह के करीब से उड़ते हैं और ऐसे में उन्हें ढूंढकर नष्ट कर पाना मुश्किल होता है। भाई कोई चीज़ ऊंची हो तो रडार की रेंज में आए, ये शिप है और मिसाइल भी एकदम समुद्र की सतह के पास ही उड़ रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रडार की रेंज में आना। तो इसलिए ये वाली जो आप कह सकते हैं टेक्निक से लेस कोई टारगेट है उसको भी ध्वस्त कर देगी, ये इसकी विशेषता है, राइट। इसका मतलब कुछ अच्छी चीज़ है भाई। फिर इसमें 2 मुख्य विशेषताएं और है, थोड़ा और मुश्किल पढ़ लेते हैं। क्या है? तो क्रूसीफॉर्म विंग्स है इसमें और थ्रस्ट वेक्टरिंग है। पहले पढ़ते हैं क्रूसीफॉर्म विंग्स क्या होते हैं। देखिए करंट अफेयर में कई बार क्या होता है, लोग आपको बता देते हैं कि ये एक मिसाइल है, इसमें क्रूसीफॉर्म विंग्स हैं और ये है, लेकिन वो है क्या ये भी तो पता हो तब तो याद रहेगा। आइए पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए क्रूसीफॉर्म विंग्स में दरअसल 4 छोटे पंखे होते हैं, बेसिकली 4 जो फैन है वो होते हैं जो क्रॉस की तरह चारों तरफ लगे रहते हैं। इसकी वजह से जो मिसाइल है उसको एक स्थिर एरोडायनामिक पोस्चर देते हैं। मतलब आप ये समझिए एक साधारण भाषा में कि मिसाइल को एक बैलेंस देते हैं, ठीक है। थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या है? ये एक तरह की क्षमता है जो थ्रस्ट का डायरेक्शन और जो मिसाइल का एक तरीके से एटीट्यूड है उसको बदल सके, ठीक है। यानी कि एक ऐसी चीज़ आपकी मिसाइल के पास है जो मिसाइल की जो डायरेक्शन है, जो उसकी दिशा है, उसका जो एटीट्यूड एल्टीट्यूड वगैरह है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। तो ये 2 विशेषताएं भी इसके अंदर हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, ये कनिस्टर प्रणाली जिसको इंग्लिश में कैनिस्टर सिस्टम कहते हैं, इसकी मिसाइल है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डिब्बे में संग्रहित और संचालित किया जाता है। कैनिस्टर एक वास्तव में डिब्बे की तरह ही होता है। मिसाइल को आप इसमें जो है रख सकते हैं और बाद में इसी से आप उसको डायरेक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है। कनिस्टर जो प्रणाली होती है इसके अंदर का जो वातावरण रहता है उसको नियंत्रित किया जाता है, जिसके कारण कोई भी मिसाइल वगैरह है तो भाई इसमें कोई विस्फोट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसका क्या है परिवहन और भंडारण थोड़ा आसान हो जाता है और हथियारों की जीवन काल में भी सुधार होता है। भाई किसी चीज को डब्बे में बंद करके रखते हैं तो थोड़ा सेफ रहती है ना। गोल्ड को हम डब्बों में बंद करके रखते हैं तो कहते हैं ना गोल्ड की लाइफ बढ़ जाती है, कलर उसका फ्रेश रहता है। मिसाइलें भी तो कीमती है, उनको गोल्ड से कम थोड़ी समझना चाहिए, राइट। तो ये हो गया।
अब हम इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका डिजाइन अस्त्र मिसाइल पर आधारित है। मैंने आपको अभी बोला था ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। ओके, फिर ये कह रहा है त्रिशूल अस्त्र और बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आप थोड़ा सा सोचते हैं, देखिए त्रिशूल और बराक 8 तो सतह से हवा में मार करती है, जैसे कि हमारी अभी ये वाली मिसाइल करती है, लेकिन जो अस्त्र मिसाइल है ये दरअसल एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करती है। तो 3 में से 2 फैक्ट सही है लेकिन एक गलत है, जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहला ठीक दूसरा गलत। पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल पहला, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, आसान था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम द बैक पेन। खैर, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर NMMS, राइट। तो ये देखिए जो बेसिकली NMMS है, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पिछली वीडियोस में कवर कराया हुआ है, जब ये एकदम लॉन्च होने की बात हो ही रही थी। ठीक है, उसके बाद भी मैंने एक वीडियो में इसको कवर कराया हुआ है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हर वीडियो में हर चीज़ रिपीटेड तो नहीं पढ़ेंगे, बट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, जो नई जानकारी आई है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक जब नया आता है तब उसका फंडामेंटल बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें जो डेवलपमेंट होते रहती है उनको हम कवर करते रहते हैं। इस तरीके से क्या होता है, आपका बेसिक भी तैयार हो जाता है, जो नई नई डेवलपमेंट हुई है वो भी तैयार हो जाती है, और वीडियो की लेंथ भी कंट्रोल में रहती है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि पिछली वीडियोस जरूर देख लीजिए। राइट, तो चलिए, दरअसल यहाँ पर एक एडिटोरियल आया था, द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट चोकोस इन नरेगा। ठीक है, इस ऐप की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसको लेकर ये एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस रखा गया था। तो देखिए, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो उन्होंने 2021 में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी जो सॉफ्टवेयर है, इस नाम से एक ऐप को जो है लॉन्च किया था, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों की निगरानी में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए एक नया एप्लीकेशन है। भाई देखिए, नरेगा में ये एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारे लोग नरेगा नाम का अपना फेक कार्ड बनवा लेते थे। जब कार्ड ही फेक है तो वो काम तो क्या ही करेंगे, वो फिर अपनी अटेंडेंस भी फेक लगवा लेते थे, और फिर उनको जो है बेसिकली सरकार की तरफ से उनकी जो बिना मेहनत की मेहनताना था वो मिल जाता था। भाई एक तो आप मजदूर नहीं हो, फेक कार्ड बनवाया, किसी और का हिस्सा आपने चुराया, दूसरा कुछ काम भी नहीं करते हो, फेक अटेंडेंस लगवा रहे हो और सैलरी ले लेते हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, और किसी चीज़ को अगर रोकना है तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन उसमें करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जो अटेंडेंस लगेगी वो भैया आपकी जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगेगी। आपका फोटो क्लिक होगा, और ये नहीं चलेगा कि आधा दिन काम किया और फिर भाग गए। भाई लंच टाइम में कुछ लोग चले जाते हैं ना, आके पंच करके फिर वापस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपके दिन में 2 बार अटेंडेंस लगेगी, एक फर्स्ट हाफ में, एक सेकेंड हाफ में। बाकायदा फोटो अपलोड होगी, जियो टैगिंग होगा कि जिस टाइम ये फोटो क्लिक हुई उस टाइम आप थे कहाँ। पता चला आपने काम तो कर रखा है सड़क वाला कि हम सड़क पे काम कर रहे हैं आप पान की दुकान पे, ये भी नहीं चलेगा। तो आपकी जियो टैगिंग भी होगी, भैया आप इस टाइम पे कहाँ हो, वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह होंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी सोच तो रखी थी कि जो फेक काम करने वाले लोग हैं उनको हटा दिया जाए, और जो एक्चुअल में काम करते हैं उनको सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाए। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होता है, कहीं सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन दिक्कतों को पहले सोचना चाहिए और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कोई काम करना चाहिए। खैर, टाइम के साथ जो है प्रॉब्लम्स पता चलती है, फिर उनका सॉल्यूशन आता है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें बेसिकली हम क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसको थोड़ा सा फोकस रखेंगे, क्योंकि एडिटोरियल भी इसी बारे में था। तो पहली बात तो देखिए, ये ऐप करते क्या है, प्रत्येक श्रमिक की रियल टाइम फोटोग्राफ, उसका जियो टैग की उपस्थिति, और हर कार्य दिवस पर 2 बार अटेंडेंस ली जाती है। पंचायत स्तर पर जो नरेगा मेट होते थे, नरेगा मेट कौन होते थे, देखिए स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई कि भैया नरेगा का काम सुचारू रूप से हो, अटेंडेंस वगैरह ले ली जाए, रजिस्टर वगैरह भरवा लो। तो ये सारा काम जो है गवर्नमेंट ने सोचा लोकल जो वुमेन्स है उनको ही दे दिया जाए, एक तो ताकि लोकल लेवल पर रोजगार उत्पन्न हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और लोकल लोगों की लोकल लोगों से बनती भी बढ़िया है, तो भैया कोई दिक्कत भी ना हो। तो उन स्थानीय महिलाओं को नरेगा नेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्थानीय महिलाओं को बेसिकली तैयार किया जाता है जो कार्यस्थलों की निगरानी करती है, और उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। अब इनको भी बेचारियों को प्रॉब्लम आ रही है,
कैसे आ रही है देखते हैं। तो चुनौतियां, सबसे पहले तो चुनौती ये है महिलाओं पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक केस स्टडीज में दी गई थी, एक लेडी थी जो एक्चुअली देखिए, पहली बात तो बेसिक सी बात समझते हैं। नरेगा में एक्चुअली आप पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, इस पर सैलरी नहीं मिलती थी। ऑफिस का मतलब जो भी नरेगा का कार्यस्थल है, बल्कि आपने कितना काम किया है इस पर सैलरी मिलती थी। यानी कि पूरा दिन ऑफिस में आप बैठे रहिए, कुछ ना कीजिए और सैलरी ले लीजिए, ये नहीं चलेगा। आपने जितनी प्रोडक्टिविटी दी है उस पर आपको जो है सैलरी मिलती थी। तो एक लेडी थी, वो एक्चुअली सुबह जल्दी आकर अपना काम कर लेती थी नरेगा की साइट पर आकर, उसके बाद वो अपना एक स्टॉल लगाने चाय वगैरह का चली जाती थी। तो इस तरीके से वो नरेगा के माध्यम से भी पैसा कमा रही थी और वो अपने चाय के स्टॉल से भी पैसा कमा रही थी। लेकिन अब क्योंकि पूरे दिन में 2 बार अटेंडेंस लगती है, तो उनको अपनी स्टॉल छोड़ के वापस साइट पे आना पड़ता है, जबकि काम वो अपना सुबह पूरा कर देती हैं। तो इस वजह से या तो उनकी स्टॉल बंद रहती है, उनके ग्राहक, उनके कस्टमर्स कम हो रहे हैं, या उनको नरेगा का काम छोड़ना पड़ता है, तो ये उनके लिए मुश्किल है। एक और केस स्टडी थी जिसमें एक महिला ने ये बताया कि उसकी बच्ची जो है वो स्कूल जाना मिस कर रही है, क्योंकि पहले वो लेडी क्या करती थी, नरेगा में अपना जितना भी काम था उसको निपटा के वापस घर के काम कर लेती थी, खाना बनाना, जो भी घर के हाउस होल्ड्स होते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनको पूरा दिन साइट पर रहना पड़ता है इस नए सिस्टम की वजह से, तो अब उनकी बच्ची को खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उनका स्कूल मिस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं महिलाओं पर एक्चुअली में गलत प्रभाव जो है इस सिस्टम की वजह से पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि नरेगा ने देखिए महिला श्रमिकों का जो अनुपात था वो काफी उच्च रहा है। 54.7% नरेगा के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उसमें से महिलाएं हैं। कितनी? 54.7%, मोर देन 50%। इसने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कामकाजी परिस्थितियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई, एक वुमेन के पास अपना पैसा होगा, वो खुद कमा रही है, वो अपनी बच्ची को पढ़ा पाएगी, वो घर की हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए काफी मदद करती है। एक महिला कभी भी शराब पीकर पैसा नहीं फूकती है, जनरली वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती है, राइट। तो देखिए, घरेलू कार्य और घर की देखभाल का जो उनके ऊपर एक पारंपरिक बोझ है पैट्रियार्की के सिस्टम की वजह से, अब इस ऐप की वजह से प्रतिकूल प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। क्योंकि पहले हर दिन किए गए काम के आधार पर मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब जो है उनको दिन में 2 बार अटेंडेंस के चक्कर में रहना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरा देखिए, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए है, नेटवर्क की समस्या है। भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा में काम वो लोग ज्यादा करते हैं जहाँ पे एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ नेटवर्क नॉर्मल मोबाइल के नहीं आते, तो ये अटेंडेंस, जियो टैगिंग, फोटोग्राफ अपलोडिंग, ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भाई, दिल्ली में कई बार डाटा की स्पीड नहीं आती है ना। तो ये नेटवर्क की समस्या की वजह से कई बार अटेंडेंस लग नहीं पाती, और चूंकि उस दिन उस पुरुष या महिला ने काम किया था लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलती। तो देखिए, एक व्यक्ति की सैलरी ना मिले, ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। तीसरा क्या है, जो दिव्यांग जन है वो उसमें जो नरेगा मजदूर थे उनको समस्या फेस करनी पड़ रही है। देखिए, न्यूज़ क्लिक की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने ये बताया, जब से ये नया सिस्टम आया है जियो टैगिंग, फोटो क्लिक और दिन में 2 बार अटेंडेंस का, जो स्पेशली एबल्ड लोग थे उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर एक जो नरेगा मेट बनने के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता है। पहले भैया आपको नरेगा मेट बनना था, आप उस गांव की महिला हो, एक रजिस्टर पैन हो, बेसिक आपको पढ़ाई लिखाई आती हो, ट्रेनिंग लेकर आप बन सकती थी। लेकिन अब जरूरी है कि आपके पास स्मार्टफोन हो, क्योंकि ये सारा काम तो स्मार्टफोन के माध्यम से होगा। तो महिलाओं को जो सशक्तिकरण करने के लिए आपने सोचा था वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिन महिलाओं को एक्चुअल में जरूरत है जॉब की, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है ना। और जिनके पास स्मार्टफोन है, भाई उनको बिना जॉब के भी काम ठीक ठाक चल ही रहा है, राइट। तो ये एक समस्या है कि नरेगा मेट जो लोकल वुमेन्स बन रही थी उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो दीज सम चैलेंजेस जो आपको अपने जीएस की मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और मुझे उम्मीद है इस तरह का एक प्रश्न जो है आने की संभावना है एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक लगातार न्यूज़ में रह रहा है, ठीक बात है। तो इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है ये हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को कैसे ग्रास रूट लेवल पर डिस्कशन करने के बाद लेकर आना चाहिए, इसकी केस स्टडी भी ये बनती है, राइट। तो इतना ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर लॉन्च किसके द्वारा किया गया, हमने अभी पढ़ा, भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, राइट। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 4th टॉपिक की।
इन्वेंसिव प्लांट यानी कि आक्रामक पौधे। देखिए न्यूज़ में आया जो इन्वेंसिव स्पीड है, जो 17 प्लांट्स है उसको स्टफलिंग किया जा रहा है काजीरंगा से। बेसिकली यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे न्यू वाले, उन्होंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर सर्वे वगैरह किया, तो उन्होंने ये देखा जितना ज़्यादा अवैध शिकार की वजह से दिक्कत हो रही है, उतनी ही ज़्यादा ये जो इन्वेंसिव प्लांट्स आ जा रहे हैं उनको इस पार्क वगैरह में जो वहाँ की लोकल प्रजातियाँ थी उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आइए समझते हैं थोड़ा आसान करके। देखिए जो गैंडे, हाथी और बारहसिंगों का घर कहा जाने वाला काजीरंगा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, पूबी तोरा है, यहाँ पर घास के मैदानों को नष्ट करने वाली आक्रामक विभिन्न प्रजातियों की बहुतायत पाई गई है। ये आक्रामक प्रजातियां कौन है? क्या ये धनुष तीर कमान लेकर लड़ रहे हैं पौधे? ऐसा नहीं हो रहा है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है। देखिए क्या होता है, हर इकोसिस्टम में अपनी एक नेचुरल वनस्पति होती है जो अपने नेचुरल तरीके से बढ़ती है, नेचुरल तरीके से वहाँ का पानी, पोषण, भोजन लेती है, अपने तरीके से ग्रोथ करती है। जब बाहर से कोई चीज़ आ जाए इस वाले इकोसिस्टम में जो प्राकृतिक रूप से इसका पार्ट नहीं थी, तो कई बार उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आक्रामक होती है। भाई जितनी भी बाहर से आई सारी नहीं, लेकिन कुछ उनमें से आक्रामक होती हैं, वो बेसिकली बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता रखती हैं। वो खाना, पानी, न्यूट्रिशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं। बेसिकली वो वहाँ के रिसोर्सेज पर अटैक मोड पे आ जाती है। बाकी की जो घास है, बाकी की जो प्रजातियां हैं, उनको हटा के अपना ही एक तरीके से संपूर्ण शासन वो चलाने लगती है। यानी कि मैं ही मैं रहूंगी और कोई नहीं रहेगा, कुछ इस तरह के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आक्रामक पौधे, एक साधारण मजाक की भाषा में। टेक्निकल डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो देखिए मानस में 30% घास के मैदान, अच्छा खासा डेटा है, 30%। मुख्य रूप से 2 प्रजातियां जिनके मुश्किल नाम है, क्रोमोलिना आइडोंटा और मिकानिया माइक्रांथा, इसके आक्रमण से प्रभावित हुए हैं। इन नाम को रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको 4-5 नाम बताने वाली हूँ, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि ये कुछ नाम अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, ये किस चीज़ से संबंधित है, ये चिड़िया है, ये तितली है, ये इन्वेंसिव प्लांट है या फिर क्या है। इस तरह का प्रश्न पूछता है यूपीएससी, आपको तो पता ही होगा, राइट। तो नाम थोड़े से तो दिमाग में रहने चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आक्रामक खरपतवार होती क्या है, खरपतवार ही बोलते हैं ना इसको। चलिए, ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपने प्राकृतिक आवास से बाहर नए वातावरण में विकसित हो जाते हैं और उस नए वातावरण की जो स्थानीय प्रजाति है उसका बेहद नुकसान पहुंचाते हैं, एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं। सोचिए अभी तक हम मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, लगता है घास के अधिकारों की भी बात करनी पड़ेगी क्या, है ना। राइट्स फॉर द ग्रास, अच्छा लग रहा है सुनने में। खैर देखिए कुछ खरपतवारों में हर्बल गुण भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बर्बादी होती है भाई, कुछ में कुछ गुण होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी विषाक्तता, उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है तो उनकी उपयोगिता बेसिकली काम की नहीं रहती, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी कि भैया वेस्ट इंडीज मूल का जो सिंस्ट्रम ज्यूनम है, जिसको डे ब्लूमिंग चमेली भी बोलते हैं, ये एक जहरीला आक्रामक पौधा है जो ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर मिलता है। हालांकि विटामिन D3 का ये बहुत बढ़िया सोर्स है, विटामिन D3 होने के बावजूद क्योंकि ये जहरीला है तो किसी काम का नहीं है। या तो कोई तरीका निकले कि इसके जहर को हटा के विटामिन D एक्सट्रैक्ट कर ले, तब तो शायद कुछ बने भी। इसके अलावा गेंडे और कुछ जो अन्य शाकाहारी जीव हैं वो जो अपना जीवन गुजार रहे हैं घास चर कर, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जा रही है क्योंकि सेमुल और एझर ये 2 ऐसी घास है जो वहाँ की लोकल घास को खत्म कर रही है, और क्योंकि ये टॉक्सिक है तो गेंडे वगैरह इन सब की हेल्थ पर इसका फर्क पड़ रहा है। ठीक बात है, तो घास से बस घास परेशान नहीं है, घास से घास खाने वाले भी परेशान है। ठीक है, फनी हो गया थोड़ा। फिर देखिए वाटर फर्न के रूप में जाना जाने वाला जो सॉल्विनियम मोलिस्टा है, जो कि दक्षिण पूर्वी ब्राजील मूल का है, वो एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला खरपतवार है। तो ये कुछ नाम है, इनको प्लीज ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं।
कुछ खरपतवारों का, पहले तो ये वर्ड कुछ खरपतवारों का औषधीय पौधों के रूप में उपयोग किया जाता है। भाई कुछ का तो किया जा ही सकता होगा, ये थोड़ी सारे के सारे नालायक हो गए, कुछ तो अच्छे होते होंगे। तो कुछ वर्ड अगर लिखा है तो उस वर्ड को ध्यान रखिए, ठीक हो सकता है। पूरे विश्व में इतने पौधे हैं, उनमें से बहुत सारे इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में काम करते होंगे, क्या उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे ही ना जिनका मेडिसिनल पर्पस हो? बिल्कुल होंगे। तो ये हो जाता है ठीक, भले हमें ना भी पता हो। फिर कह रहा है बेत का जो पौधा है वो व्यावसायिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, बेत का कमर्शियल यूज तो है, लेकिन उसके बावजूद घास परितंत्र के लिए हानिकारक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कुछ पौधों को हम यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली उनके फिर दूसरे दुष्प्रयोग भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कह रहा है कौन सा सही है, तो देखिए सी, 1 और 2 दोनों ही सही है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म। कि जो दिन रात आप नेटफ्लिक्स, अमेजन ये सब देख रहे हैं ना, इन्हीं को OTT बोलते हैं, है ना। कम देखा कीजिए। चलिए, एक न्यूज़ आई थी कि इन OTT प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे काम करते हैं इनके लिए नए ड्राफ्ट गाइडेंस जो हैं अभी बेसिकली रिलीज किए गए हैं। किसके द्वारा? अगर किड्स की, चाइल्ड्स की बात आ रही है तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सिनेमा, टीवी, रियलिटी शो, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े जो बाल कलाकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार किए। अब तक देखिए जो OTT प्लेटफॉर्म थे जनरली रेगुलेशन से बचे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज में नहीं था, लेकिन कोविड के टाइम से खासकर इनका प्रचलन इतना बड़ा है, हर कोई वेब सीरीज देख रहा है, बैठ के मूवी देखनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इन पर भी कंट्रोल कर रही है। मैंने बोला था ना बैक पेन ने मुझे परेशान कर रखा है। खैर, तो देखिए ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इन्होंने क्या कहा है, किसी भी नाबालिग को लगातार 27 दिनों से अधिक काम नहीं करना चाहिए। भाई 27 डेज तक आप काम करा सकते हो, लेकिन बाद में छुट्टी आपको देनी पड़ेगी। फिर हर बच्चा जितना भी कमा रहा है उसका 20% जो है सावधि खाते में जमा करना होगा। जब बच्चा बाद में बड़ा हो जाएगा वो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो निर्माता हैं वो किसी शूटिंग में बच्चे को अगर शामिल कर रहे हैं तो वहाँ का जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट है उससे अनुमति आपको लेनी होगी, ठीक है। फिर ये कहा जा रहा है कि इस बात का डिस्क्लेमर भी देना होगा कि बच्चे का शोषण नहीं हो रहा है या फिर बच्चे के उत्पीड़न वगैरह को रोकने के उपाय भी सुनिश्चित किए गए। भाई अगर आप बच्चे को लेकर काम करा रहे हो तो उसकी सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या उपाय किए हैं ये भी आपको सुनिश्चित करने होंगे। फिर देखिए हर बच्चे को 3 घंटे के बाद एक ब्रेक देना होगा, लगातार 3 घंटे के बाद आप काम नहीं करा सकते हैं, और प्रतिदिन में केवल 1 से अधिक पाली में काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं इसका हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हाट इज OTT प्लेटफॉर्म? उपभोक्ताओं के द्वारा इन प्लेटफॉर्म का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। बेसिक सी बात है, नेटफ्लिक्स बिना नेट के चलता ही नहीं है भाई, ठीक है। OTT शब्द का प्रयोग सामान्यतः वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म से समझा जाता है। हम जनरली सोचते हैं भाई वीडियो हम इस पे देखते हैं तो नेटफ्लिक्स, अमेजन ये सब OTT प्लेटफॉर्म है तो वीडियो से इसका मतलब समझते हैं, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन या फिर मैसेज सर्विस के संदर्भ में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये भैया बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अगर पीटी में पूछ लिया गया कि ये सिर्फ वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है, इन पर आप वीडियो ही देख सकते हैं, मैसेज सर्विस से इनका कोई लेना देना नहीं है और आपने कर दिया टिक तो हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब ऑडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन, मैसेज सर्विस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक बात है। हाँ, फिर उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म का प्रयोग ऑडियो वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में देखिए किया जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों में से हैं। तो ये OTT के बारे में बेसिक जानकारी। ये प्लेटफॉर्म कंटेंट तो देते ही हैं, ठीक है, लेकिन उपभोक्ता की पसंद को कंटेंट चुनने संबंधी सुझाव भी देते हैं। टीवी की तरह नहीं है, जब देखो सूर्यवंशम मूवी आती रहती है उस पर, पता नहीं उनका क्या ऑब्सेशन है इस मूवी के साथ। यहाँ पे क्या होता है, AI काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, जिस तरह की आपकी पसंद है,
इन फ्यूचर उसी तरह के सुझाव ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाता है। अगर मान लीजिए आप कोई थ्रिलर संबंधित वेब सीरीज देख रहे थे, तो जितनी बाकी वेब सीरीज थ्रिलर संबंधित है वो आपको एक सजेशन के रूप में दिखाने लगेगा, और ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में उपयोग किया जाता है। राइट है, इस पे बाद में आएंगे। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हमने बच्चों से संबंधित दिशा निर्देशों की बात की है, तो बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए और कौन कौन से कानून भारत में लागू है, इनका नाम कम से कम पता हो, एसए में, मेंस में लिखने के काम आता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021। कहीं ना कहीं इन सब के बारे में हमने अपने करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ा है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कुछ मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है, ये आपको करना है। ठीक बात है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किससे मैच होगा? प्रिंट मीडिया से, समाचार चैनल से, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से। फिर न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, फिर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। भाई कैसे पता चले, हमें तो पता ही नहीं। आइए पता करते हैं, बड़ा आसान है। देखिए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करता है, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन समाचार चैनलों को रेगुलेट करता है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारतीय विज्ञापन उद्योग को नियंत्रित करता है। राइट, और फिर ये सब मिलके बाकी काम भी करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया वाला सही पेयर मैच है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन समाचार चैनलों को करता है, ये भी सही मैच है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये मैच गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका विज्ञापन इंडस्ट्री आना चाहिए था। तो पहला और दूसरा दो पेयर हमारे सही मैच है, तो सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, आसान था। यहाँ पर देखिए, हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त, और इसी के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जितनी भी पिछली वीडियोस हैं, जैसे जैसे टाइम मिले रिवीजन करते रहिएगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि स्क्रीनशॉट्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखिए, सिर्फ कॉपी पेन पर ही निर्भर मत रहिए। यूपीएससी के प्रिपरेशन में जितना आप इनोवेशन करेंगे, जितनी स्मार्ट पढ़ाई करेंगे, जितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सिलेबस है, कम समय रहता है, उसको समेटना ये अलग अलग तरीके, अलग अलग इनोवेशन के माध्यम से संभव हो पाता है। आंसर राइटिंग लेकिन आपको पेपर पेन पर ही करनी है, उससे नहीं बचना है। ठीक है, तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।